शिवांगी की बात सुनकर महाराज एक टक उसे देखते रह गए। उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्का सा आश्चर्य अवश्य झलक रहा था। उन्हें उसमें कुछ अलग सा महसूस हुआ, मानो उनके सामने खड़ी यह शिवांगी वही होकर भी वैसी नहीं रही हो। लेकिन वह यह समझ नहीं पाए कि आखिर वह बदलाव क्या था। वह अभी अपने विचारों में ही खोए थे कि फिर से शिवांगी की आवाज गूंजी और उनका ध्यान उसकी ओर चला गया। शिवांगी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, हमें क्षमा करें। हमें पता है कि हमारी वजह से आपका कीमती समय बर्बाद होता है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। परंतु अब हमने तय कर लिया है कि हम अपनी यह भूल सुधारेंगे। आज से हम आपको परेशान करने नहीं आएंगे। यह कहकर वह चुप हो गई। कमरे में कुछ क्षणों के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर से आती हवा पर्दों को हल्का हल्का हिला रही थी, जबकि अंदर का वातावरण पहले से कहीं अधिक भारी महसूस हो रहा था। महाराज को उसकी बात अजीब तो लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। वह कुछ कहना चाहते थे, परंतु शब्द गले में ही अटक गए। अंततः उन्होंने बस हम कहकर अपने कागजात पढ़ने का नाटक किया। शिवांगी ने कुछ पल उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा भी नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। फिर संयत स्वर में उसने कहा, हम यहाँ सिर्फ ये कागजात देने आए थे। यादव जी ने कहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए हमें इसे आपको सौंपना था। यह कहते हुए उसने वह कागजात महाराज के सामने रख दिए और सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, एक बार फिर हमारी भूल के लिए हमें क्षमा करें। हम ध्यान रखेंगे कि आइंदा हमारी वजह से आपका कीमती वक्त बर्बाद न हो। अब हमें जाने की अनुमति दें। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और बिना कोई और शब्द कहे वहां से चली गई। महाराज के कानों में बार बार शिवांगी की बातें गूंज रही थीं। उसका महाराज कहना उन्हें खटक रहा था, क्योंकि आज तक वह उन्हें पिताजी कहकर ही पुकारती आई थी, लेकिन आज उसने उन्हें महाराज कहकर संबोधित किया था। उनकी बातें, उनका बदला हुआ व्यवहार, न जाने क्यों, पर इन सबसे महाराज थोड़े दुखी हो गए। शिवांगी का इतना ठंडा और औपचारिक व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगा, बल्कि उनके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, ऐसा दर्द जिसे वह स्वयं भी समझ नहीं पा रहे थे। परंतु उन्होंने कुछ न कहते हुए अपना सिर झटका और खुद को काम में व्यस्त करने की कोशिश की। दूसरी ओर शिवांगी अपने कमरे की ओर जा रही थी। महल के लंबे गलियारों में उसके कदमों की हल्की आहट गूंज रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ दासियां एक साथ बैठकर हंस रही थीं। वे बार बार किसी किताब में कुछ देखकर हंसतीं और फिर आपस में उत्साह से बातें करने लगतीं। शिवांगी को यह देखकर जिज्ञासा हुई और वह उनकी ओर बढ़ गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने पूछा, आप सब क्या कर रही हैं? हमें भी बताइए। लेकिन जैसे ही दासियों ने पीछे मुड़कर देखा और शिवांगी को अपने सामने खड़ा पाया, वे एकदम घबरा गईं। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वे तुरंत खड़ी हो गईं, किताब छुपा ली, सिर झुका लिया और बार बार माफी मांगने लगीं। फिर बिना कुछ कहे वहां से लगभग भागती हुई चली गईं। उनकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर शिवांगी को दुख हुआ। वह कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें उस दिशा में टिकी थीं, जहां से दासियां अभी अभी भागी थीं। उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा भय उसके मन में एक अजीब सी कसक छोड़ गया। परंतु वह जानती थी कि यह सब उसके अपने ठंडे और कठोर व्यवहार का ही परिणाम था। लोग अब उससे बात करने तक से डरने लगे थे। यह सोचकर वह निराश हो गई और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में पहुंचकर शिवांगी ने अपने कपड़े बदले, फिर खिड़की के पास रखे झूले पर जाकर बैठ गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। बगीचे में खिले फूल हवा के साथ झूम रहे थे, लेकिन उन सुंदर दृश्यों में भी उसका मन नहीं लग रहा था। वह अतीत की घटनाओं के बारे में सोचने लगी। कैसे वह हमेशा पढ़ाई और अभ्यास में ही डूबी रहती थी। कैसे उसने किसी से दोस्ती नहीं की थी। अगर कोई दासी काम छोड़कर कुछ और करने लगती तो वह उसे फौरन टोक देती और नियमों की याद दिलाने लगती। कैसे वह कभी बाहर नहीं गई थी, हमेशा महल में ही रही। कैसे वह हर रोज नई चीजें सीखती ताकि अपने पिता का ध्यान अपनी ओर खींच सके, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे सबने उससे दूरी बना ली। उसे उस समय यह सब सामान्य लगता था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हो रहा था कि उसने अनजाने में
अपने चारों ओर अकेलेपन की एक दीवार खड़ी कर ली थी। वह हमेशा अकेली रही। यही वजह थी कि किसी से बात करने या दोस्ती करने में उसे हमेशा हिचकिचाहट होती। उसके पिछले जीवन में एक भी सच्चा दोस्त नहीं था। यही चीज प्रिया ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की थी। लोगों का दिल जीतकर, सभी को उसके खिलाफ भड़काकर। यह सब सोचते हुए उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसकी उंगलियां झूले की रस्सी को कसकर पकड़ चुकी थीं, परंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया। वह अपनी सभी गलतियों को सुधारेंगी, नए दोस्त बनाएंगी और जितनी जल्दी हो सके इस जगह से कहीं दूर चली जाएंगी। यह सब सोचते हुए उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह चमक उम्मीद की थी, बदलाव की थी और एक नई शुरुआत की थी। तभी कमरे में एक दासी दाखिल हुई। उसके हाथ में चाय और कुछ नाश्ता था। उसने अंदर आकर राजकुमारी को प्रणाम किया और चाय परोसने लगी। राजकुमारी शांत भाव से कुर्सी पर बैठ गईं और दासी को देखने लगी। वह बहुत कम उम्र की थी, शायद अभी अभी महल में काम करने आई थी। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही राजकुमारी के सामने होने की घबराहट भी। इसीलिए राजकुमारी ने सहज रूप से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी का सवाल सुनकर दासी हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह सिर नीचे झुकाकर खड़ी रही, फिर डरते डरते बोली, मेरा नाम नीला है। राजकुमारी, हमसे कोई भूल हो गई क्या? क्या आप हमें दंडित करेंगी? यह सुनकर राजकुमारी को अपने पिछले व्यवहार पर बेहद पछतावा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि महल के लोग उन्हें देखकर सबसे पहले दंड और गुस्से के बारे में सोचते हैं, न कि अपनापन या सम्मान के बारे में। लेकिन उन्होंने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, हमने तो बस यूं ही पूछ लिया था। उनकी आवाज पहले की अपेक्षा कहीं अधिक नरम और स्नेहपूर्ण थी। फिर उन्होंने सहजता से पूछा, खाली समय में तुम क्या करती हो जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता? नीला यह सवाल सुनकर पहले चौंक गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी उससे इस तरह सामान्य बातें करेंगी। फिर धीरे से बोली, मैं खेती करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ और अपने दोस्तों के साथ बातें करती हूँ। कभी कभी बाहर घूमने भी जाती हूँ। ये सब कहने के बाद वह थोड़ी सहज हो गई। राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम किस तरह की किताबें पढ़ती हो? नीला के चेहरे पर उत्साह आ गया। वह खुशी से बोली, मैं छोटी मोटी कहानियां पढ़ती हूँ, जैसे प्रेम कथाएं, योद्धाओं की कहानियां, नाटक और हास्य चुटकुले। राजकुमारी थोड़ी देर तक सोचती रही। उनकी आंखों में जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। फिर बहुत विनम्रता और मासूमियत से बोली, क्या तुम हमारे लिए भी ऐसी किताबें ला सकती हो? राजकुमारी के इस नरम और स्नेहपूर्ण लहजे को सुनकर नीला चौंक गई। उसने संकोच से पूछा, आप भी ऐसी कहानियां पढ़ेंगी? राजकुमारी ने हल्के से सिर हिलाकर हाँ कहा। यह सुनकर नीला के चेहरे पर हल्की खुशी झलक आई। तो ठीक है, मैं कल ही आपके लिए कुछ कहानियों की किताबें लेकर आऊंगी। राजकुमारी मुस्कुरा दी और बड़ी ही नम्रता से बोली, धन्यवाद नीला। राजकुमारी को इतने आत्मीयता से बात करते देख नीला की घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी। अब वह थोड़ा सहज होकर बातें करने लगी और राजकुमारी के हर प्रश्न का उत्तर देने लगी। कमरे का वातावरण, जो कुछ देर पहले तक औपचारिक और तनावपूर्ण था, अब पहले से कहीं अधिक हल्का और सहज महसूस हो रहा था। कुछ देर तक दोनों के बीच सामान्य बातें होती रहीं। समय कैसे बीत गया, दोनों में से किसी को पता ही नहीं चला। पहली बार राजकुमारी किसी से बिना किसी औपचारिकता, बिना किसी नियम कायदे की चर्चा के इतने सहज ढंग से बातें कर रही थीं। राजकुमारी ने चाय की चुस्की लेते हुए नीला की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है, हमें पसंद आई। यह सुनकर नीला खुशी से झुक गई। उसके चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता साफ दिखाई दे रही थी। शायद पहली बार किसी ने उसके काम की इस तरह प्रशंसा की थी। फिर चाय पीते पीते राजकुमारी अचानक रुक गईं। उनकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उन्होंने धीरे से नीला की ओर देखा, फिर अपनी नजरें नीचे कर लीं। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों को बाहर आने में संकोच हो रहा हो। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उन्होंने संकोच भरे स्वर में पूछा, क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी?
यह कहते हुए उनकी आवाज में हल्की हिचकिचाहट थी, मानो उन्हें खुद भी डर हो कि कहीं सामने वाला उन्हें मना न कर दे। राजकुमारी की बात सुनकर नीला आश्चर्यचकित रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुना हो, इसीलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस पुतले की तरह जमी रही और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आश्चर्य से राजकुमारी को देखती रही। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे के भाव देखकर उन्हें समझ आ गया कि वह क्या सोच रही थी। यह देखकर राजकुमारी थोड़ी दुखी हुई। उनकी आंखों की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। फिर उन्होंने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, हमारा कोई दोस्त नहीं है। हमें नहीं पता कि दोस्ती कैसे की जाती है। आज से पहले हमने कभी किसी से दोस्ती करने की या खुद से बात करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता, और जो करता है वह भी हमसे संकोच करता है। पर अब हमें भी सभी से दोस्ती करनी है, सभी से बातें करनी है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि यह कैसे किया जाए। हमने कल प्रयास किया था, पर हमने फिर से उन्हें डरा दिया। यह कहते हुए राजकुमारी की आवाज भारी हो गई। उनकी आंखों में निराशा और शर्मिंदगी दोनों झलक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से दबे हुए भाव पहली बार शब्दों का रूप ले रहे हों। राजकुमारी की बातें सुनकर नीला को कुछ समझ में आने लगा। उसे महसूस हुआ कि बाहर से कठोर दिखने वाली यह राजकुमारी भीतर से कितनी अकेली है। फिर उसने संकोच से कहा, क्या राजकुमारी, हम जैसे किसी से दोस्ती करना पसंद करेंगी? हमारा मतलब है आपको तो अपने समान स्तर वाले किसी से मित्रता करनी चाहिए। क्या यह सही होगा कि एक नौकरानी और राजकुमारी दोस्त बने? नीला की यह बात सुनते ही राजकुमारी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, मानो उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे गई हो। उन्होंने तुरंत नीला का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब बुलाया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, दोस्ती में यह सब नहीं देखा जाता ना। जहां तक हमें पता है, दोस्ती वही होती है जो दिल से की जाए, जहां कोई स्वार्थ ना हो, जहां एक दूसरे की परवाह की जाए बिना किसी मतलब के। इसमें ऊंच नीच, राजकुमारी दासी जैसा कोई भेद नहीं होता। इसमें सिर्फ दोस्ती देखी जाती है। यही सच्ची दोस्ती होती है। यह कहते समय राजकुमारी ने नीला का हाथ अब भी मजबूती से पकड़ा हुआ था, मानो वह कहीं भाग न जाए। उनकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। राजकुमारी की ये बातें सुनकर नीला की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसके मन का संकोच धीरे धीरे टूटने लगा। उसने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। यह देखते ही राजकुमारी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने उत्साह से एक बार फिर पूछा, तो बताओ ना, क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? नीला ने फिर से सिर हिलाया और इस बार राजकुमारी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनके चेहरे पर वर्षों बाद आई सच्ची खुशी झलक रही थी। उन्होंने खुशी से धन्यवाद कहा, जबकि नीला अभी भी सदमे में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राज्य की राजकुमारी उसे अपनी मित्र मान रही है। पर जल्द ही उसने खुद को संभाला और राजकुमारी को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद जब दोनों अलग हुईं, तो राजकुमारी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उनका चेहरा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके जीवन का कोई बड़ा खालीपन आज थोड़ा भर गया हो। नीला ने राजकुमारी से कहा, अब हम चलते हैं, लेकिन कल आपके लिए किताबें जरूर लेकर आएंगे। वह यह बात खुशी से कह रही थी। उसकी आवाज में पहले वाली घबराहट नहीं थी, अब उसमें अपनापन था। राजकुमारी ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया और नीला खुश होकर वहां से चली गई। दरवाजा बंद होने के बाद भी राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उन्होंने धीरे से अपने हाथों को देखा, मानो अभी भी उन्हें अपनी पहली दोस्ती का एहसास हो रहा हो। उनके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, एक ऐसी भावना जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नीला जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, यह कमरा दासियों के रहने के लिए बनाया गया था, जहां सभी दासियां एक साथ रह सकती थीं। कमरे के अंदर हलचल थी। कुछ दासियां अपने काम से लौटकर आराम कर रही थीं, तो कुछ आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। कहीं धीमी हंसी सुनाई दे रही थी, तो कहीं दिन भर की थकान के बारे में चर्चा हो रही थी। जब नीला वहां पहुंची, तो उसने देखा कि अन्य दासियां
एक जगह बैठकर आपस में बातें कर रही थीं। उसके चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान बनी हुई थी। वह सीधे एक दासी सोना के पास गई और कहा, हमें कुछ किताबें चाहिए। क्या हम कल बाहर जाकर ला सकते हैं? हमें कल ही चाहिए। सोना ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि अचानक नीला को किताबों की क्या जरूरत पड़ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, पर तुम्हें कैसी किताबें चाहिए? अगर हमारे पास होंगी तो हम जरूर देंगे। नीला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमें नहीं, ये किताबें राजकुमारी के लिए चाहिए। जैसे ही नीला की बात खत्म हुई, सभी दासियों के मुंह खुले के खुले रह गए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। जो दासियां अभी तक अपनी अपनी बातों में व्यस्त थीं, वे भी नीला की ओर देखने लगीं। उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। सोना ने अविश्वास से पूछा, तुम कोई गलत फहमी में तो नहीं हो? राजकुमारी ने कहानियों की किताबें मांगी हैं, इतिहास, युद्ध शास्त्र या कोई पुरानी किताब नहीं? उसके स्वर में इतना आश्चर्य था कि बाकी दासियां भी सहमति में सिर हिलाने लगीं। नीला हल्का मुस्कुराई। फिर उसने राजकुमारी के साथ हुई सारी बातें सभी को बता दी। उसने बताया कि कैसे राजकुमारी ने उससे उसका नाम पूछा, कैसे उन्होंने उससे सामान्य बातें की, कैसे उन्होंने कहानियों की किताबें पढ़ने की इच्छा जताई और कैसे उन्होंने उससे दोस्ती करने की बात कही। जैसे जैसे नीला सारी बातें बताती गई, वैसे वैसे वहां मौजूद सभी दासियों के चेहरे बदलते गए। उनके मन में बनी राजकुमारी की कठोर छवि धीरे धीरे टूटने लगी। उसकी बातें सुनकर सभी को समझने में देर नहीं लगी कि राजकुमारी खुद को कितना अकेला महसूस करती है। उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्होंने भी कभी राजकुमारी को समझने की कोशिश नहीं की थी। उन्हें अपने पिछले व्यवहार पर अफसोस हुआ, पर अब सबने ठान लिया कि वे राजकुमारी से और अच्छे से पेश आएंगी। वे उन्हें समझने की कोशिश करेंगी, लेकिन वे अभी भी अंदर ही अंदर राजकुमारी के गुस्से और दंड से डरते थे। वर्षों का भय एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता था। फिर भी उनके मन में अब राजकुमारी के लिए पहले जैसा डर नहीं, बल्कि थोड़ी सहानुभूति भी पैदा हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पूरे महल में फैल चुकी थीं। महल के आंगनों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। नीला और सोना शहर गईं और बहुत सारी किताबें खरीद कर लाईं। उन्होंने अलग अलग प्रकार की कहानियां चुनी, प्रेम कथाएं, रोमांचक किस्से, वीर योद्धाओं की गाथाएं, हास्य कथाएं और कई रोचक नाटक। दोनों को नहीं पता था कि राजकुमारी को कौन सी कहानी पसंद आएगी, इसलिए उन्होंने कई तरह की किताबें ले लीं। जब नीला राजकुमारी को नाश्ता देने जा रही थी, तो उसने किताबें भी साथ रख लीं। किताबों को संभालते हुए वह तेजी से राजकुमारी के कमरे की ओर बढ़ी। वह राजकुमारी के कमरे के पास पहुंची, फिर हल्के से दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। अंदर राजकुमारी खिड़की के पास बैठी थीं और बाहर का नजारा देख रही थीं। उनकी गोद में कोई किताब नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में खोई हुई हो। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और नीला को कमरे में आते देखा, उनकी आंखें चमक उठी। उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वह झट से उठी और नीला के पास आकर खड़ी हो गईं। नीला ने प्रणाम किया और राजकुमारी के सामने किताबें बढ़ा दी। राजकुमारी किताबें देखकर बेहद खुश हो गईं। उनकी आंखों में बच्चों जैसी चमक आ गई। उन्होंने बिना कुछ सोचे नीला को कसकर गले लगा लिया। नीला इस बार पहले जितनी हैरान नहीं हुई, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसके बाद राजकुमारी नाश्ता करने लगी। बीच बीच में वह किताबों के बारे में नीला से पूछती और नीला भी हर सवाल का जवाब खुशी से देती। कौन सी कहानी सबसे मजेदार है? कौन सी सबसे लोकप्रिय है? किस किताब में सबसे अच्छा नायक है? नीला उत्साह से सब बताती रही। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी को किताबों में और ज्यादा रुचि आने लगी। समय बीतता गया और कमरे का वातावरण पहले से कहीं अधिक जीवंत और खुशनुमा हो गया। नाश्ता खत्म करने के बाद नीला वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सकी कि राजकुमारी सचमुच बदल रही थीं। और शायद यह बदलाव केवल उनके लिए ही नहीं, पूरे महल के लिए एक नई शुरुआत साबित होने वाला था। नीला के जाते ही कमरे में एक बार फिर शांति छा गई। अभी कुछ ही क्षण पहले जो कमरा बातचीत और हल्की हंसी से भरा हुआ था,
अब वहां केवल खिड़की से आती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजकुमारी धीरे धीरे उन किताबों की ओर देखने लगी। उनकी उंगलियां एक एक पुस्तक के आवरण पर फिर रही थीं, मानो वह केवल किताबों को नहीं बल्कि अपने जीवन की किसी नई शुरुआत को छू रही हो। कुछ क्षणों तक वह चुपचाप उन्हें देखती रही। फिर उन्होंने मन ही मन कहा, कितने मूर्ख थे हम, कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। हमेशा अकेले रहे, हमारा कोई दोस्त नहीं था। हमने हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश की और इसी वजह से खुद को सबसे अलग कर लिया। हमें पता भी नहीं चला कि हम इतने अकेले हो गए थे। और इसी बात का फायदा प्रिया ने उठाया था। उनकी आंखों के सामने अतीत की कई यादें तैरने लगीं। वे दिन जब वह घंटों पढ़ाई और अभ्यास में डूबी रहती थीं। वे पल जब वह अपने पिता की एक छोटी सी प्रशंसा पाने के लिए खुद को लगातार और बेहतर बनाने की कोशिश करती थीं। वे अवसर जब लोग उनके पास आना चाहते थे लेकिन उन्होंने स्वयं ही अपने और दूसरों के बीच दूरी बना ली थी। और फिर प्रिया, जिसने लोगों के दिल जीत लिए थे जबकि वह अकेली रह गई थी, जिसने उनकी कमजोरियों को पहचान कर उनका उपयोग किया था। राजकुमारी ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके चेहरे पर एक पल के लिए पीड़ा दिखाई दी, लेकिन अगले ही क्षण वह दृढ़ता में बदल गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यह विचार उनके मन में पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। अब वह अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने वाली नहीं थीं। यह सब सोचते हुए उनकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। कुछ आंसू उनकी पलकों पर आकर ठहर गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में केवल दुख नहीं था, उनमें आशा भी थी, उनमें साहस भी था और सबसे बढ़कर उनमें आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय था। अब वह पहले वाली शिवांगी नहीं थी। वह बदलना चाहती थी, वह लोगों को समझना चाहती थी, वह दोस्त बनाना चाहती थी और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुद के लिए जीना सीखना चाहती थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। दूर बगीचे में पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। सूरज की हल्की किरणें कमरे में बिखर रही थीं और सामने रखी किताबों पर पढ़कर उन्हें किसी खजाने की तरह चमका रही थीं। उनके सामने रखी किताबें एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थीं। एक ऐसी शुरुआत जहां वह सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि एक सामान्य लड़की की तरह जीवन जीना सीखेंगी। एक ऐसा जीवन जिसमें केवल कर्तव्य नहीं होंगे बल्कि दोस्ती होगी, हंसी होगी, अपनापन होगा और शायद खुशियां भी होंगी। लेकिन क्या यह नई दोस्ती राजकुमारी शिवांगी को अकेलेपन से बाहर निकाल पाएगी या यह भी किसी नई साजिश की ओर इशारा है? क्यों राजकुमारी को अब अपनी जिंदगी में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी? क्या यह बदलाव सच में उनकी तकदीर बदल पाएगा? आखिर कैसे शिवांगी, जो कभी किसी से घुलती मिलती नहीं थी, अब अपनी दुनिया में नए लोगों को शामिल करने के लिए तैयार हो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रिया चुप बैठने वाली थी या वह एक बार फिर शिवांगी की नई खुशियों को छीनने की कोशिश करेगी? महल की शांत दीवारों के पीछे अभी भी कई रहस्य छिपे हुए थे, कई अनकहे सच सामने आने बाकी थे और शिवांगी की जिंदगी का यह नया अध्याय अभी बस शुरू ही हुआ था। जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर।